हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सूरज। आज के इस लेक्चर में हम लोग नेमराज सोंडा की जो सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 2 है ये, जिसमें हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कवर करने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एग्रीकल्चर की जो टर्मिनोलॉजी है, वो विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर से रिलेटेड टर्म, वो किस भाषा से उनकी उत्पत्ति हुई है उसके बारे में हमने देखा था। तो इस वीडियो के नीचे उस पर्टिकुलर लेक्चर का जो लिंक है वो दिया गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जा कर के आप ज़रूर देखिएगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे अपने आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सटेंशन पढ़ने वाले हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो जितना इसमें नेमराज सोंडा में दिया गया है, हम वो सारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को कवर करेंगे। साथ ही साथ अगर हमारे पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तो हम उसको इसमें ऐड करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो देखिएगा ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। तो जैसे कल के वीडियो में ही हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, कि जैसे कि उसमें हमने ये बताया था आपको बेसिकली कि जो एग्रीकल्चर है वो मतलब उसी टर्मिनोलॉजी में ही हमने आपको बताया था कि एक्सटेंशन जो है, वो एक्सटेंशन बेसिकली एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसमें दो वर्ड थे। पहला एक्स था और दूसरा टेंसियो था। एक्स का मतलब आउट था और टेंसियो का मतलब जो है स्ट्रेचिंग आउट था। इसका मतलब सिंपल सा एक्सटेंशन का ये हो गया, स्ट्रेचिंग आउट द इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द रूरल एरियाज, या किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी, सोसाइटी या पर्टिकुलर ग्रुप में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, शेयर करना, डिलीवर करना, इस प्रोसेस को हम लोग बेसिकली कम्युनिकेशन कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इसमें एक्सटेंशन का एजुकेशन के बारे में डिफिनेशन दिया गया है। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायरेबल चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर में जो डिज़ायरेबल चेंजेस करेगा वो एजुकेशन है। एजुकेशन का मतलब ये हो गया कि एजुकेशन इस तरीके की एजुकेशन हो जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाए। इसमें इसका मतलब ये है, तो व्यक्ति के व्यवहार में बेसिकली 3 तरीके का परिवर्तन लाएगा। उसके नॉलेज लेवल में चेंजेस करेगा, उसके एटीट्यूड में परिवर्तन करेगा और उसके स्किल में चेंजेस करेगा। नॉलेज का मतलब क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर के उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका फैक्ट क्या है, वो किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में किस तरीके से सोचता है, ये है उसका नॉलेज। और एटीट्यूड है। एटीट्यूड बेसिकली क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का जो थिंक है, जो नज़रिया है, वो किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर के वो कैसा सोचता है, इसी को बेसिकली एटीट्यूड बोलते हैं। और स्किल जो होती है, किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी होती है, द वे टू डूइंग वर्क, इसी को बेसिकली हम स्किल बोलते हैं। स्किल इसमें 2 तरीके की है। एक स्किल होगी मेंटल स्किल और दूसरी स्किल होगी वो फिजिकल स्किल होगी। स्किल मतलब मेंटली भी हम विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, जैसे लैब वर्क करना होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड काम करने होंगे, रीजनिंग, थिंकिंग एंड रीजनिंग की जो वर्क होते हैं वो बेसिकली मेंटल एबिलिटी से सॉल्व होते हैं। एंड जो फिजिकल स्किल, जिसमें हार्वेस्टिंग करना हो गया, लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, यहाँ पे आपकी फिजिकल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। तो एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो व्यक्ति के अंदर डिज़ायरेबल चेंजेस करता है। चेंजेस तो विभिन्न प्रकार के आ सकते हैं, लेकिन जो डिज़ायरेबल चेंजेस करे, यानी कि जो मनुष्य के लिए डिज़ायर हो, उसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? एजुकेशन बोलते हैं। तो हम लोग इसी को पढ़ते हैं। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायरेबल चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें नॉलेज, एटीट्यूड और उनके स्किल में परिवर्तन करेगा, उसी को बेसिकली हम एजुकेशन कंसीडर कर रहे हैं। एजुकेशन 3 तरीके का होता है, इसमें दिया नहीं है, हम उसको बता देते हैं। एजुकेशन 3 तरीके का होता है। एक एजुकेशन होता है फॉर्मल एजुकेशन, एक एजुकेशन होता है इनफॉर्मल एजुकेशन, और एक एजुकेशन होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो जो फॉर्मल एजुकेशन होता है बेसिकली एक तरीके का जो हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं, ये फॉर्मल एजुकेशन है, जहाँ पे एक तरीके का सिलेबस, प्री डिसाइडेड सिलेबस है, और यहाँ पे रूल रेगुलेशन है विभिन्न प्रकार के। एक प्री डिसाइडेड सिलेबस है जहाँ पे टीचर आपको पढ़ाएगा, आप टीचर को नहीं पढ़ा सकते। दिस इज़ अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। तो ये जो एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन, ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही दिशा में हो सकती है। यहाँ पे टीचर जो है एजुकेशन को ट्रीट कर मतलब वो जो लर्नर है उनको टीच कर सकता है, लेकिन वहाँ पे जो लर्नर है वो टीचर को पढ़ा नहीं सकता है। और ये इस प्रकार की एजुकेशन जो है प्राइमरी स्कूल से शुरू होकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक जाती है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वर्टिकल टाइप का एजुकेशन होता है इसमें, फॉर्मल एजुकेशन में, जहाँ पे व्यक्ति पहले क्लास 1 में होता है, फिर 2 में जाता है, फिर 3 में जाता है, फिर 4 में जाता है। इस तरीके से कि वर्टिकली व्यक्ति ग्रो करता है। तो इसे हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? फॉर्मल एजुकेशन। और दूसरा जो है
जिसे हम इनफॉर्मल एजुकेशन कंसीडर कर रहे हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन एक तरीके का ऐसा एजुकेशन होता है जो व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत सीखता है। व्यक्ति जब पैदा होता है यानी जब बर्थ हो जाता है उस व्यक्ति का, वो धरती पे आता है तो वो खाते समय, खेलते समय, गाते समय, जैसे पापा अगर उसको बोलना होगा तो घर के जो व्यक्ति हैं उनको पापा बोलने की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन है जहाँ पे व्यक्ति किसी तरीके का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपको पापा किस तरीके से बोलना है या किस तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या है, जो व्यक्ति जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। और वो सीखेगा कैसे? खेलते समय, दौड़ते समय, गाते समय, टहलते समय, दोस्तों से बातें करते समय, यानी हर एक स्टेज पे व्यक्ति कुछ न कुछ इसमें सीखता है। नेक्स्ट है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन है जो चहर दीवारी होती है, जो 4 वाल जिसको हम बोल सकते हैं। 4 वाल का मतलब एक तरीके का ये जो क्लासरूम है, क्लासरूम में 4 वाल है ना, एक वाल ये इस वाल से मतलब बाहर होती है उस तरीके की एजुकेशन। एक तरीके से हम कह सकते हैं जहाँ पे किसी तरीके का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ये बेसिकली जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो इसी तरीके का एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके का कोई सिलेबस फिक्स नहीं होता है और ये बेसिकली बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब यहाँ पे जो टीचर होंगे वो फार्मर को पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं, और फार्मर के पास जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है फार्मर उनको, जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, उनको बताते हैं। तो फार्मल एजुकेशन यूनी डायरेक्शनल है और जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। बाकी अलग से एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ा देंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब नेक्स्ट दिया गया है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्लासिफिकेशन। तो कम्युनिकेशन के क्लासिफिकेशन को हम देख लेते हैं। पहला है इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट। इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट का मतलब इसमें व्यक्ति एक एक पर्सन से जा कर के कम्युनिकेट करेगा। तो ये थोड़ा सा लंबा समय लेता है, लेकिन सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति क्या करेगा, इसमें जो रिसर्चर होगा वो पर्टिकुलर फार्मर के पास जा कर के उनसे विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली ले सकता है। इसी में किसी तरीके का बायसनेस नहीं हो सकता, किसी तरीके का एरर नहीं आ सकता। ठीक है, तो इंडिविजुअल में है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि फेस टू फेस फार्मर से मिलेगा एंड पर्सन टू पर्सन मिलेगा। इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड है टीचिंग का। ठीक है, क्योंकि इसमें फीडबैक आपको तुरंत मिल जाएगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। लेकिन ये है कि एक दिन में आपको कम ही इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट हो। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है फार्म एंड होम विजिट। आप फार्म पे या किसी के फार्मर के होम पे विजिट करके इस तरीके की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, या टेलीफोन कॉल कर सकते हैं, या पर्सनल लेटर आप उनको शेयर कर सकते हैं। सर्कुलर लेटर मास मीडिया का मेथड है, मास कम्युनिकेशन का मेथड है, इसलिए सर्कुलर लेटर को हम लोग इंडिविजुअल मेथड नहीं कह सकते। जैसे एग्जांपल में और दिया गया है रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। तो रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन बेसिकली एक तरीके का इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा जल्दी करेंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरा है ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड। इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड में बस इतना ध्यान रखना है कि हम एक एक पर्सन से जा करके उनके फार्म पे, उनके होम पे विजिट करके हम इस तरीके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। लेकिन जो ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड होता है उसमें हम फार्मर को बुलाएंगे, जिनकी संख्या लगभग 2 से 30 हो सकती है। वो विशेष पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए या फिर किसी पार्टिकुलर मतलब अपनी समस्या को लेकर के वो वहाँ पे एकत्रित हुए होते हैं, तो वो उसके लिए वो एकत्रित होते हैं। तो वहाँ पे हम किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक ग्रुप यूजुअली फॉर्म मेड आउट ए कॉमन इंटरेस्ट। यानी ये जो ग्रुप होता है, ग्रुप का बेसिकली क्या होता है, एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो ग्रुप बना है। जिसमें एग्जांपल में है सिंपोजियम है, डिस्कशन है, लेक्चर है, टूर एंड फील्ड विजिट है। जिसमें मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन भी आता है ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में। कॉन्फ्रेंस विभिन्न प्रकार की, स्कूल, सेमिनार, ये तरीके के क्या है, ये सभी ग्रुप कॉन्टैक्ट के मेथड है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे। तीसरा जो हमारा मास मेथड में मतलब जब एक ही प्रकार की इन्फॉर्मेशन बहुत ह्यूज लोगों को शेयर करनी हो तो हम बेसिकली इस तरीके की इन्फॉर्मेशन यानी इस तरीके के मेथड का यूज करते हैं। जिसमें 30 से ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे इस तरीके के मेथड का यूज करेंगे। ये ज़्यादा यूजफुल है एक प्रकार के इन्फॉर्मेशन को कम समय में पहुँचाने तक, यानी पीपल को अवेयर किया जा सकता है किसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से। एग्जाम्पल में जैसे इसमें बुलेटिन बोर्ड वगैरह होते, लीफलेट, बुकलेट, फोल्डर,
तो ये बेसिकली एक तरीके के कम्युनिकेशन मेथड हैं विभिन्न प्रकार के। अभी इसमें अगर हम सब बताने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एक एक पार्टिकुलर लीफलेट क्या है, फोल्डर क्या है, बुकलेट क्या है, उसके बारे में हम आप लोगों को चर्चा करेंगे। न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन, एग्जिबिशन, टेलीविज़न, रेडियो, फेयर, पोस्टर, सिनेमा एंड ड्रामाज जो होते हैं वो बेसिकली किस में आते हैं, तो मास कांटेक्ट मेथड में आते हैं। तो अभी तक हम लोग बेसिकली 3 तरीके का मेथड हमने पढ़ा, ठीक है। अभी तक हमने बेसिकली क्या करा, 3 तरीके का मेथड हमने पढ़ा, जिसमें इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड, मास कांटेक्ट मेथड और तीसरा था जो हमारा ग्रुप कांटेक्ट मेथड। अब कुछ विभिन्न प्रकार की स्कीम्स थी जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी, उनको हम देख लेते हैं। नाम पढ़ रहे हैं, बस आप इतना ध्यान देखते रहिए। स्कीम के बारे में हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल में, लेकिन इसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर डिटेल में चर्चा करने लगेंगे। तो हम नाम और स्कीम को बता दे रहे हैं कि जैसे गुड़गांव प्रोजेक्ट है, जिसको FL ब्रायने ने 1920 में चलाया था। श्री निकेतन प्रोजेक्ट को 8 विलेज में, वेस्ट बंगाल के 8 विलेज में चलाया गया था। इसको चलाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था आर्यन टैगोर, के द्वारा 1921 में चलाया गया था। नेक्स्ट प्रोग्राम है रूरल रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम, ये डेलियन हैमिल्टन के द्वारा 1903 में चलाया गया था। मारथंडम स्कीम जो था स्पेंसर हैच के द्वारा 1921 में चलाया गया था। सेवाग्राम वर्धा जो है ये गुजरात में है, गुजरात डिस्ट्रिक्ट में, महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में चलाया गया था। समय कम है इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ रहे हैं, आप बस सुनते रहिए। इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर के द्वारा 1948 में चलाया गया था। नीलोखेरी प्रोजेक्ट SK डे द्वारा 1948 में चलाया गया था। मजदूर मंजिल स्कीम को, मतलब ये एक मतलब पीपल रिहेबिटलाइजेशन स्कीम था, जिसमें मतलब बहुत सारे शरणार्थी जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से भाग करके आए थे, तो उन लोगों को बेसिकली सेटल डाउन करने के लिए SK डे ने इस स्कीम को चलाया था, ठीक है। तो ये मजदूर मंजिल स्कीम 1947 में चलाया गया। फिरका डेवलपमेंट T प्रकाशम के द्वारा 1946 में चलाया गया था। CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2 अक्टूबर 1952 को चलाया गया। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 2 अक्टूबर 1953 को चलाया गया था। इंडियन विलेज सर्विस स्कीम, जिसको BN गुप्ता और TN मसर ने 1945 में चलाया था। यंग फार्मर एसोसिएशन को P देशमुख जी ने चलाया था। तो स्कीम का नाम हम केवल पढ़ दे रहे हैं, बाकी डिटेल में हम किसी दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। नेक्स्ट है फादर ऑफ एक्सटेंशन, लीगन है, वर्ल्ड में इंडिया में KN सिंह है। नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन स्कीम जो है कलवार एंड सुब्रमण्यम के द्वारा चलाया गया था। मॉडल विलेज, ये जो टर्म था ये गिवन था हैमिल्टन के द्वारा 1903 में इन्होंने दिया था। IADP का पूरा नाम है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, 1960 में चलाया गया था। इसी को हम लोग पैगेज प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट स्कीम है ICDP इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, 1963-64 में चलाया गया था। इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम मार्च 1964 में चलाया गया था। नेक्स्ट स्कीम जो है HYB यानी हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम 1966 में चलाया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन 1966-67 में आया था। DPAP यानी ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1970 में चलाया गया था। ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम 1974 में डेलियन बेल्लोर के द्वारा चलाया गया था। CADP 1974 में चलाया गया था। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1948 में चलाया गया था। नेक्स्ट स्कीम का नाम है IRDP ट्राइसेम द्वारका एंड सितरा, इट्स मर्ज इनटू ये 1 2 3 4 यानी ये जो IRDP है, ट्राइसेम है, द्वारका है, सितरा है, इस स्कीम को मर्ज करके एक स्कीम बनाई गई थी जिसका नाम था स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। ये 1999 में चलाया गया था। नेक्स्ट था लैब टू लैंड प्रोग्राम, ये 1 जून 1979 को चलाया गया 1979 को चलाया गया था। फिर उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 1969 में हुआ था, जिसमें पहली बार 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। एक्सटेंशन बेसिकली क्या है, एक टू वे फ्लो ऑफ मैसेज है। टू वे फ्लो अभी हमने बताया था आपको, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है जिसमें टीचर टीच भी करता है और किसानों से सीखता भी है।
नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है, जिसे पैकेज प्रोग्राम के नाम से किसे जाना जाता है, IADP को। अभी हमने बताया था जो डिमॉन्स्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट था वो सीमैन केनॉप ने दिया था। फादर ऑफ एक्सटेंशन इंडिया में KN सिंह को माना जाता है। मैनेज एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में लोकेटेड है। ये बेसिकली एक्सटेंशन के जितने भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन होती है सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि जो नरेगा स्कीम था वो सितंबर 2005 में आया था एंड केम इनटू फोर मतलब ये जो एक्ट है नरेगा 2 सितंबर 2005 में बना था और ये जिक्र में आया था फरवरी 2006 में। तो रोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया परफॉर्म्ड बाय स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का स्कोप है वो परफॉर्म किया जाता है, बताया जाता है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। द पर्सन एक्टिंग एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द हायर डिपार्टमेंट ऑफिस एंड फार्मिंग कम्युनिटी नोन एज विलेज एक्सटेंशन ऑफिसर, यानी वर्कर VLW जिन्हें हम बोलते हैं। बाद में इन्हीं का नाम चेंज करके VLW से SMS कर दिया गया, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, यानी कि एक ऐसा पर्सन बेसिकली जो फार्मिंग कम्युनिटी और रिसर्चर के बीच में कम्युनिकेशन या लिंक का काम करता है, उसे हम लोग बोलते हैं विलेज एक्सटेंशन वर्कर। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेशन, शो द वैल्यू ऑफ अर्थ नहीं वर्थ है ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस। रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, क्योंकि रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन एक ऐसा डिमॉन्स्ट्रेशन है जहाँ पे हम अपनी नई टेक्नोलॉजी को पुरानी टेक्नोलॉजी से किस तरीके से वो बेटर है उसमें हम ये बता सकते हैं आपको। नेक्स्ट है ए प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग ए कॉन्शियस एंड पर्पसफुल एक्शन। मोटिवेशन है, मोटिवेशन कहते हैं इसे, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे किसी भी व्यक्ति को पर्पसफुल एक्शन के लिए इन्फ्लुएंस करना, उसे बोलते हैं मोटिवेशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर एक मैसेज मैन होता है, यानी कि जो वर्कर होता है एक्सटेंशन का वो एक मैसेज मैन का काम करता है। एक्सटेंशन एजुकेशन जो है हॉरिजॉन्टल होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी का एजुकेशन लेवल मतलब एक तरीके का समान होता है। यहाँ पे किसी तरीके की कोई नई इन्फॉर्मेशन अगर फार्मर को दी जाएगी तो वो सीख बेसिकली नहीं पाएंगे ना इसमें, इसलिए। अच्छा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम समझ लेते हैं। वर्टिकल एजुकेशन का मतलब ऐसे समझ सकते हैं 1 2 3 4। अब व्यक्ति क्या है कि पहले क्लास 1 में होगा, क्लास 2 में होगा, क्लास 3 में है, क्लास 4 में जाएगा, तो ये वर्टिकली है एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 इस तरीके से यूनिवर्सिटी तक फिर PhD इस तरीके का करेगा। लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या होगा कि यहाँ पे मान लीजिए कि 100 फार्मर हैं, तो 100 फार्मर बेसिकली हैं तो वो लोग बेसिकली एक ही तरीके की फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो किसी को मतलब हर एक फार्मर को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, किसी को वीड से प्रॉब्लम है, किसी को इंसेक्ट से प्रॉब्लम है, किसी को वाइल्ड एनिमल से प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इन्फॉर्मेशन मतलब हॉरिजॉन्टल टीचिंग होगा। कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन इन लोगों को देंगे, ये इस टाइप के व्यक्ति जो होंगे यहाँ पे उस ग्रुप में बेसिकली कुछ नया नहीं सीख पाएंगे, बस अपनी प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति क्या है कि एक ग्रेडेड सिस्टम होगा कि ग्रेड के द्वारा इससे इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर लेवल पे ही रहता है, वहाँ पे कहीं आगे नहीं बढ़ता है, बेसिकली बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गेन करता है जिससे वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। इसलिए इसे हम लोग वर्टिकल टीचिंग में वर्टिकल कहते हैं मेथड। नेक्स्ट है सेंसरी सिचुएशन इज मोर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा? दो व्यक्ति के बीच में जब कम्युनिकेशन होगा तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। जब व्यक्ति खुद से बात करता है तो उसे बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ओवर एडॉप्शन क्या होता है? जब कभी भी कोई भी नई प्रकार की इन्फॉर्मेशन सोसाइटी या समाज में लाई जाती है तो वहाँ पे जो फार्मर होते हैं जो उसको एडॉप्ट करते हैं उन्हीं को बेसिकली हम एक तरीके से बोल सकते हैं एडॉप्शन। उसे ग्रहण करने की नई इन्फॉर्मेशन को जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं एडॉप्शन। और ओवर एडॉप्शन क्या होता है? कभी कभी व्यक्ति क्या होता है कि बहुत तरीके की ऐसी इन्फॉर्मेशन को गेन कर लेता है जो वो डिज़ायरेबल नहीं है उनके लिए, लेकिन वो उसके बारे में ओवर थिंकिंग करने लगता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगता है ना, जिसको कहते हैं कि ज़्यादा दिमाग लगाना। तो इसके लिए एक शब्द लिया गया है ओवर एडॉप्शन। ओवर एडॉप्शन जो है एक निगेटिव सिंबल है बेसिकली एडॉप्शन में। तो ओवर एडॉप्शन कैसे होता है? ड्यू टू इनसफिशिएंट नॉलेज।
जब आपके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है तो ओवर एडॉप्शन हो जाएगा। फार्म मैनेजमेंट एक तरीके का इंट्रा फार्म साइंस है। इंट्रा फार्म साइंस इसलिए है क्योंकि हम एक फार्म पे ही विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी को करेंगे। ये नहीं है कि अगर हमारा फार्म जैसे कि मान लीजिए कि एक फार्मर ए फार्मर है, तो इस फार्मर का एक लैंड है। अब इसके लैंड पे विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम आ रही, तो अब ये फार्मर क्या करेगा, ये अपने ही लैंड को मतलब इसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर इसमें सॉल्व नहीं कर पाती है फिर दूसरे के लैंड पे चला जाएगा, तो ऐसे तरीके की मतलब ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फार्मर क्या है कि जो फार्म मैनेजमेंट है वो इंट्रा फार्म साइंस है। क्यों नहीं, एक फार्म पे उसका जो खुद का फार्म है उसी पे वो विभिन्न प्रकार की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपनाएगा। नेक्स्ट है फार्मर ऑब्टेन शॉर्ट टर्म लोन। इससे शॉर्ट टर्म लोन प्राप्त कर सकता है वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से। मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच फॉर पर्सनल कॉन्टैक्ट टेलीफोन मेथड है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेड वे ऑफ ईटिंग मीटिंग फॉक मूविंग ट्रेनिंग यूज सपोर्टिंग द एक्स आर कॉल्ड कस्टम। ये कस्टम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल मेथड पपेट शो। पपेट शो ऑडियो विजुअल मेथड का मतलब एक ऐसा दृश्य जहाँ पे हमको चीज़ें दिखाई भी दी और सुनाई भी दी, उसी में बोलते हैं ऑडियो विजुअल है। तो पपेट शो एक ऑडियो विजुअल का मतलब एग्जांपल है। इसमें आगे लिखा गया इन्फ्लुएंस द डिमॉन्स्ट्रेशन। मोस्ट इन्फ्लुएंसी टाइप ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन है। वो इसलिए है मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन क्योंकि उसमें प्रैक्टिसेस को करके दिखाया जाता है, जो कि एक्सटेंशन प्रिंसिपल बेस भी है। लर्निंग बाय डूइंग एंड सीइंग बाय बिलीविंग। देख के विश्वास करो और करके सीखोगे। तो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन एक अच्छा इन्फ्लुएंसी मेथड है। TNV राजस्थान में चलाया गया था। फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्टे काम्टे हैं। पंचायती राज जो है संविधान के 73वें अमेंडमेंट 1992 के थ्रू जो है चर्चे में आया था, ये इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है ये TNV हमने बता दिया कि राजस्थान में T का मतलब ट्रेनिंग एंड V का मतलब विजिट। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, पहले एक्सटेंशन जो ऑफिसर होते हैं उनको टीच किया जाता है विभिन्न प्रकार के साइंटिस्ट के द्वारा। फिर वो एक्सटेंशन जो ऑफिसर होते हैं वो इन्फॉर्मेशन फार्मर के फार्म पे जाके विजिट करके उस तरीके की इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, इसलिए इसको ट्रेनिंग एंड विजिट फार्मिंग कहते हैं। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्टे काम्टे हैं। यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें आपको बता दी थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, जो कि हमने अभी बता दिया था। 2 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन अभी हमने बताया था। पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप जो 2 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान सकते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग एंड सीइंग बाय बिलीविंग इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ये भी है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ें दी गई है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे वॉलंटरी लोगों का एसोसिएशन होता है। लोग आपस में मिल करके किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या पार्टिकुलर उनका जो गोल होगा, इंटरेस्ट होगा, उसको वो फुलफ़िल करने का काम करते हैं। तो उसे बेसिकली हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। तो बेसिक इंस्टीट्यूट से सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। कोऑपरेटिव सोसाइटी सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी फाइनेंशियल नीड जो है, सोशल नीड्स, कल्चरल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एक तरीके का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, तो इस तरीके के सारे डेवलपमेंट के लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है। स्किल डेवलपमेंट किस तरीके से इम्प्रूव होगा, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन के मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन इसलिए होगा, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन और रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के बारे में आपको बताएंगे। तो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन बेसिकली होता क्या है, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन में फार्मर को वहाँ पे जा करके उसके फील्ड पे या ग्रुप में बुला करके फार्मर को बताया जाता है। जैसे कि कोई एक किसी एक पर्टिकुलर एरिया में स्प्रेयर आया है, हैंड स्प्रेयर, अगर हैंड स्प्रेयर उन फार्मर को नहीं चलाने आता है तो वहाँ पे जो रिसर्चर होगा वो रिसर्चर हैंड स्प्रेयर को चला के बताएगा कि ये हैंड स्प्रेयर इस तरीके से चलाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फार्मर उसे देखेगा, फिर वो प्रयास करेगा, ट्राई करेगा, यानी अपने स्किल में इम्प्रूवमेंट करके उस स्प्रे को चलाना सीख जाएगा। इसलिए स्किल इम्प्रूवमेंट का जो मेथड है वो एक मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन है। नेक्स्ट है कैटेगरी ऑफ
इनोवेशन, इनोवेटिवनेस के आधार पे ये कैटेगराइज किया गया है कि कौन व्यक्ति कितना तेज़ी से उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन को गेन करता है। इसी के आधार पे इनोवेटिवनेस कैटेगराइज किया गया है, जिसे एक ऐसे बेल शेप कर्व के थ्रू दिखाया जाता है, इस तरीके से कुछ ऐसे करके। यहाँ पे इनोवेटर होता है, जिसका इनोवेटर यहाँ पे दिखा गया है। इनोवेटर जो एडाप्ट करता है सबसे पहले, उसका जो परसेंटेज होता है किसी भी सोसाइटी में वो 2.5% होता है। फिर उसके बाद अर्ली एडाप्टर आता है जिसका 13.5% होता है। फिर अर्ली मेजॉरिटी आता है जिसका 34% है। फिर लेट मेजॉरिटी आता है जो उसका भी 34%। सो लेगार्ड जो होते हैं उनका 16% होते हैं, जो समाज में किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को सबसे लेट ग्रहण करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं लेगार्ड। तो इस तरीके से जितना ये निमराज सोंडा में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन दिया गया था, हमने सारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन निमराज सोंडा का पढ़ लिया है। अगर इस वीडियो में आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिली हो, या भी कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हम और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकें। या फिर और भी टॉपिक एक्सटेंशन से रिलेटेड जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी, वो आप हमको बता सकते हैं, और उस फिर टॉपिक से रिलेटेड हम आपके लिए एक नया वीडियो ले आएंगे, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट को हम बेसिकली आपको आराम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।